क्योंकि जब हम संविधान के इस हिस्से को पढ़ते हैं तो बार बार स्टेट या राज्य शब्द सामने आता है। बिल्कुल, और यहीं से इसकी शुरुआत होती है। हमारे स्रोत में आर्टिकल 36 सबसे पहले इसी परिभाषा को स्पष्ट करता है। अक्सर आम बोलचाल में हम स्टेट का मतलब किसी प्रदेश जैसे महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश से लगा लेते हैं, जो कि एक आम धारणा है। हाँ, लेकिन नोट्स के अनुसार इस पूरी चर्चा में स्टेट का दायरा बहुत बड़ा है। इसमें केंद्र की सरकार, राज्यों की सरकारें और यहाँ तक कि स्थानीय संस्थाएं भी शामिल हैं, जैसे नगर पालिका और पंचायत। बिल्कुल, यानी शासन और व्यवस्था का जो भी हिस्सा है, चाहे वो दिल्ली में बैठा हो या किसी छोटे से गांव में, वो सब स्टेट की परिभाषा में आता है। लेकिन यहाँ से जो सवाल उठता है और जहाँ ये विषय बहुत बहुत दिलचस्प हो जाता है, वो है आर्टिकल 37। हाँ, आर्टिकल 37, ये हिस्सा मेरा पसंदीदा है। हमारे नोट्स कहते हैं कि ये नियम कोर्ट द्वारा लागू नहीं करवाए जा सकते। तो मैं सोच रही थी कि इसका क्या मतलब निकाला जाए। देखिए, यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो यही विरोधाभास है। आर्टिकल 37 इन सिद्धांतों की असली प्रकृति को खोलकर सामने रखता है। मतलब अगर सरकार इन्हें न माने तो हम कोर्ट नहीं जा सकते। हमारे स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ये ऐसे सिद्धांत हैं जिन्हें सीधे तौर पर किसी भी अदालत द्वारा लागू या एनफोर्स नहीं करवाया जा सकता। इसे एक उदाहरण से कैसे समझेंगे? मान लीजिए सरकार किसी व्यक्ति को रोजगार देने में विफल रहती है, तो वो व्यक्ति सिर्फ इस आधार पर सरकार के खिलाफ अदालत में जाकर उसे सजा नहीं दिलवा सकता कि नीति निर्देशक तत्वों में ऐसा लिखा है। ये सुनकर तो किसी को भी लग सकता है कि फिर इन नियमों का फायदा है क्या है ना? हाँ, पहली नजर में ऐसा ही लगता है, लेकिन यहाँ संविधान एक बहुत बड़ा और गहरा विचार सामने रखता है। वो क्या? वो कहता है कि भले ही अदालत इन्हें लागू ना कर सके, फिर भी देश के शासन के लिए ये सिद्धांत सबसे ज्यादा जरूरी और मौलिक हैं। ये सच में एक आहदमा है ना? हाँ। मतलब ये तो कुछ ऐसा हुआ कि आप पर कोई कानूनी दबाव नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेदारी डाल दी गई है। बिल्कुल सही। यानी सरकार कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को नजरअंदाज कर ही नहीं सकती। एकदम सही पकड़ा। इसे इस तरह देखिए कि एक नए और स्वतंत्र राष्ट्र के पास 1950 में इतने संसाधन नहीं थे कि वो हर एक आदर्श को तुरंत एक कानूनी अधिकार बना सके। हाँ, अगर हर चीज के लिए कोर्ट जाने का अधिकार दे दिया जाता तो नई सरकार मुकदमों के बोझ तले ही दब जाती। बिल्कुल, इसलिए संविधान निर्माताओं ने एक बहुत ही समझदारी भरा रास्ता चुना। उन्होंने अदालती सजा का डर नहीं रखा, बल्कि राजनीतिक जवाबदेही तय की। राजनीतिक जवाबदेही मतलब चुनाव? हाँ, भले ही अदालत सरकार को सजा ना दे, लेकिन जब 5 साल बाद सरकार जनता के पास वोट मांगने जाएगी, तो जनता इसी टू डू लिस्ट के आधार पर सरकार का रिपोर्ट कार्ड तैयार करेगी। ये एक बहुत ही सशक्त दृष्टिकोण है। तो कानून बनाने और नीतियां तय करने में इन सिद्धांतों को मार्गदर्शक मानना ही होगा। अब अगर हम इस टू डू लिस्ट के सबसे अहम और बुनियादी हिस्से की तरफ बढ़ें, तो आर्टिकल 38, 39 और 39A सामने आते हैं, जिनमें सामाजिक और आर्थिक न्याय की गहरी बात की गई है। हाँ, हमारे नोट्स बताते हैं कि आर्टिकल 38 का मुख्य लक्ष्य एक ऐसा न्यायपूर्ण समाज बनाना है जहां आर्थिक असमानता कम से कम हो और हर व्यक्ति को आगे बढ़ने के बराबर अवसर मिले। और आर्टिकल 39 तो सरकार के सामने कुछ बहुत ही विशिष्ट लक्ष्य रखता है। जैसे कि उदाहरण के लिए इसमें कहा गया है कि पुरुष और महिला दोनों को समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात थी इस वक्त। और देश की संपत्ति और संसाधन सिर्फ कुछ ही हाथों में सिमटकर ना रह जाएं, ये सुनिश्चित करना भी सरकार का काम है। साथ ही बच्चों और मजदूरों को किसी भी तरह के शोषण से बचाना है। ये सब पढ़कर ऐसा लगता है कि ये सिर्फ अर्थव्यवस्था को चलाने के नियम नहीं है, बल्कि एक मानवीय समाज को गढ़ने के सिद्धांत हैं। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये स्पष्ट होता है कि उस दौर में इस तरह के विचार कितने क्रांतिकारी थे। दुनिया के कई विकसित देशों में भी उस समय महिलाओं को समान वेतन जैसी बातें एक दूर का सपना थी। हाँ, लेकिन हमारे नीति निर्देशक तत्व इसे एक लक्ष्य के रूप में स्थापित कर रहे थे। और संसाधनों का विकेंद्रीकरण, यानी संपत्ति का कुछ ही हाथों में न सिमटना,
ये सुनिश्चित करता है कि आर्थिक विकास का फायदा समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे। और जब हम आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति की बात करते हैं तो आर्टिकल 39A का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सही कहा। यह आर्टिकल न्याय की उस अवधारणा को चुनौती देता है जो मानती है कि जिसके पास पैसा है उसी को न्याय मिलेगा। हाँ, नोट्स में फ्री लीगल एड यानी मुफ्त कानूनी सहायता का विशेष रूप से उल्लेख है। आर्टिकल 39A कहता है कि अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर है और कोर्ट कचहरी के महंगे वकीलों का खर्च नहीं उठा सकता, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उसे मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करें। ये सच में एक बहुत ही गहरा दर्शन है। इसका मतलब है कि एक सच्चे लोकतंत्र में न्याय कोई ऐसी वस्तु नहीं हो सकती जिसे बाजार में खरीदा या बेचा जा सके। क्योंकि अगर व्यवस्था में न्याय के दरवाजे केवल अमीरों के लिए खुले हैं तो फिर वो न्याय नहीं बल्कि विशेषाधिकार बन जाता है। बिल्कुल, यह सुनिश्चित करना कि जेब में पैसे न होने के कारण कोई भी न्याय से वंचित न रहे, कल्याणकारी राज्य की सबसे बड़ी पहचान है। ये वाकई में न्याय की बहुत ही समावेशी सोच है। अब न्याय और समानता से आगे बढ़कर अगर हम ये देखें कि सत्ता और फैसले लेने की ताकत किसके पास होनी चाहिए, तो आर्टिकल 40 हमें सीधे जमीनी स्तर पर ले जाता है, जो कि बहुत जरूरी है। हमारे स्रोत बताते हैं कि आर्टिकल गांवों में पंचायत व्यवस्था को स्थापित करने और उसे मजबूत करने की वकालत करता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि गांवों के लोग अपने स्तर पर फैसले खुद लें। हाँ, ये सिर्फ प्रशासनिक बात नहीं है, ये सत्ता के विकेंद्रीकरण का एक बहुत बड़ा कदम है। राजधानी में बैठे कुछ लोग या अधिकारी ही ये तय न करें कि एक सुदूर गांव की जरूरतें क्या हैं, बल्कि उस गांव के लोगों के पास खुद अपने विकास का मॉडल तय करने की ताकत और अधिकार हो। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि लोकतंत्र का असली मतलब सिर्फ संसद या विधानसभा चुनावों में वोट डालना नहीं है। तो फिर क्या है? असली लोकतंत्र तब पनपता है जब लोग अपने रोजमर्रा के जीवन से जुड़े फैसले खुद ले सकें। जब गांव की पंचायत को ताकत मिलती है तो आम नागरिक सीधे तौर पर शासन का हिस्सा बन जाता है। बिल्कुल सही। और इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए अगर हम मजदूरों और आम नागरिकों के रोजमर्रा के जीवन और उनके अधिकारों की बात करें तो स्रोत आर्टिकल 41, 42 और 43 का विस्तार से वर्णन करते हैं। ये तीनों आर्टिकल्स मिलकर एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन का ढांचा खड़ा करते हैं। आर्टिकल 41 सरकार को निर्देश देता है कि वह नागरिकों के लिए काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और बेरोजगारी, बुढ़ापे या बीमारी जैसी मुश्किल स्थितियों में सरकारी सहायता सुनिश्चित करने का प्रयास करे। और यहीं पर आर्टिकल 42 का जिक्र करना बहुत दिलचस्प हो जाता है। हाँ, नोट्स के अनुसार ये काम स्थल यानी जहां लोग काम करते हैं वहां मानवीय परिस्थितियां सुनिश्चित करने की बात करता है। इसका मतलब है कि काम करने की जगह पर ऐसा माहौल न हो जो इंसान की सेहत या उसके सम्मान को नुकसान पहुंचाए। और इसी में मातृत्व लाभ या मैटरनिटी बेनिफिट का भी प्रावधान है। ये सोचना अद्भुत है कि दशकों पहले जब इन सिद्धांतों को लिखा जा रहा था तब कामकाजी महिलाओं की इन विशेष जरूरतों और उनके अधिकारों को कितनी स्पष्टता से पहचाना गया था। यह दूरदर्शिता का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसके बाद आर्टिकल 43 आता है जो सिर्फ न्यूनतम मजदूरी की बात नहीं करता बल्कि एक उचित वेतन या जिसे लिविंग वेज कहते हैं उसकी बात करता है। इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है ना? बहुत बड़ा। न्यूनतम मजदूरी का मतलब है सिर्फ जिंदा रहने भर का पैसा मिलना, लेकिन लिविंग वेज का मतलब है इतना पैसा मिलना जिससे एक मजदूर सिर्फ पेट ही ना भरे बल्कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके। हाँ, एक सम्मानजनक जीवन स्तर बनाए रख सके और उसे सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर भी मिले। मजदूर कोई मशीन का पुर्जा नहीं है जिसका इस्तेमाल किया और छोड़ दिया। इसी कड़ी में हमारे स्रोत आर्टिकल 43A का भी उल्लेख करते हैं जो बहुत ही आधुनिक सोच को दर्शाता है। ये आर्टिकल कहता है कि उद्योगों के प्रबंधन में यानी मैनेजमेंट में मजदूरों की भागीदारी होनी चाहिए। उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी, ये तो उस पारंपरिक सोच को पूरी तरह से पलट देता है जहां मालिक सिर्फ हुक्म देता है और मजदूर सिर्फ काम करता है। बिल्कुल, यह दर्शाता है कि जो श्रमिक किसी उद्योग में अपना पसीना बहा रहा है वो उस व्यवस्था का एक अहम हिस्सा है, एक स्टेक होल्डर है। हाँ, जब कारखाने के नियम बने या बड़े फैसले लिए जाएं तो उन फैसलों की टेबल पर मजदूरों की भी आवाज होनी चाहिए। ये सिर्फ आर्थिक अधिकार नहीं है, ये कार्यस्थल पर लोकतंत्र को स्थापित करने का प्रयास है। सही कहा। यह एक बहुत ही मजबूत और प्रगतिशील विचार है। अब हम अपनी इस चर्चा को समाज और उसकी संरचना से जुड़े कुछ अन्य बेहद अहम मुद्दों की तरफ ले चलते हैं। बिल्कुल।
हमारे पास जो स्रोत मौजूद हैं उनमें आर्टिकल 44 का जिक्र किया गया है और यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात स्पष्ट करनी है। हाँ, ये जरूरी है क्योंकि इस आर्टिकल में जिस विषय का उल्लेख है वो अक्सर राजनीतिक रूप से संवेदनशील होता है, इसलिए ये साफ करना जरूरी है कि हम यहाँ किसी भी राजनीतिक पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं। नहीं हम किसी विचारधारा का पक्ष ले रहे हैं। हम पूरी तरह से निष्पक्ष होकर केवल वही बता रहे हैं जो हमारे मूल स्रोत और संविधान के नोट्स में लिखा है। तो स्रोत इसके बारे में क्या कहते हैं? स्रोत के अनुसार आर्टिकल 44 यह निर्देश देता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। इसका शाब्दिक अर्थ जो स्रोत में बताया गया है वह यह है कि सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक और संपत्ति जैसे पारिवारिक मामलों में एक समान कानून हो। और ये संविधान का एक दिशा निर्देश है जिसे इस टू डू लिस्ट में शामिल किया गया है। हाँ, इस दिशा निर्देश के पीछे की मूल भावना कानूनी एकरूपता को लेकर है और जैसा कि स्रोत बताते हैं ये राज्य के लिए एक लक्ष्य के रूप में रखा गया है। अब अगर हम आज के भविष्य की नींव की तरफ देखें तो आर्टिकल 45 और 46 सामने आते हैं जो शिक्षा और समाज के पिछड़े वर्गों के उत्थान से गहराई से जुड़े हैं। यहाँ पर ये देखना बहुत ही दिलचस्प हो जाता है कि कैसे एक नीति निर्देशक तत्व समय के साथ एक ठोस कानून में बदल सकता है। हाँ, हमारे नोट्स बताते हैं कि आर्टिकल 45 मूल रूप से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का निर्देश देता था और इसी दिशा निर्देश ने एक लंबी यात्रा तय की और बाद में शिक्षा के अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन की मजबूत नींव रखी, जो आज एक मौलिक अधिकार बन चुका है। ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि ये सिद्धांत सिर्फ कोरी कल्पना नहीं है बल्कि ये सच में बदलाव लाते हैं। इसके साथ ही आर्टिकल 46 समाज के उन वर्गों पर ध्यान केंद्रित करता है जो ऐतिहासिक और सामाजिक कारणों से पीछे छूट गए हैं। ये आर्टिकल राज्य को निर्देश देता है कि वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों की शिक्षा और उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए विशेष कदम उठाए और उन्हें हर तरह की सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाएं। जब हम एक मजबूत समाज की बात करते हैं तो शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य भी उतना ही बुनियादी होता है, क्योंकि एक कमजोर या बीमार समाज कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। आर्टिकल 47 इसी सार्वजनिक स्वास्थ्य की जिम्मेदारी को परिभाषित करता है। ये स्पष्ट करता है कि लोगों के पोषण के स्तर को बढ़ाना और उनके जीवन स्तर को सुधारना सरकार के प्राथमिक कर्तव्यों में से एक है। इसके अलावा इस आर्टिकल में एक और महत्वपूर्ण बात शामिल है। ये राज्य को निर्देश देता है कि वह नशीले पेय पदार्थों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के उपयोग पर रोक लगाने का प्रयास करे। ये पोषण और जन स्वास्थ्य वाला पहलू बहुत अहम है, खासकर एक विकासशील देश के लिए जहां कुपोषण एक लंबी चुनौती रही है। बिल्कुल। अब जन स्वास्थ्य और इंसान की बात से आगे बढ़कर अगर हम अपने आसपास के माहौल, प्रकृति और उस कृषि व्यवस्था की बात करें जिस पर देश की एक बहुत बड़ी आबादी निर्भर है, तो हमारे नोट्स में आर्टिकल 48 और 48A का उल्लेख आता है। आर्टिकल 48 कहता है कि राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक तरीकों से व्यवस्थित करने का प्रयास करेगा। इसमें विशेष रूप से गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू या काम करने वाले पशुओं की नस्लों को सुधारने और उनके वध पर रोक लगाने का निर्देश शामिल है। और इसके ठीक बाद जो आर्टिकल 48A आता है वो आज के समय में शायद सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। हाँ, पर्यावरण की रक्षा। ये पर्यावरण की रक्षा और उसे बेहतर बनाने की बात करता है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य देश के जंगलों और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। ये ध्यान देने वाली बात है कि जब दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संकट पर बहस बहुत बाद में शुरू हुई, तब भी हमारे संविधान की इस टू डू लिस्ट में पर्यावरण और वन्य जीवों के संरक्षण को एक महत्वपूर्ण राज्य नीति के रूप में जगह मिल चुकी थी। ये दिखाता है कि कल्याणकारी राज्य की परिभाषा सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे पूरे पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम को समेटे हुए है। प्रकृति के संरक्षण के साथ साथ हमारी ऐतिहासिक पहचान का संरक्षण भी उतना ही जरूरी है, जो हमें आर्टिकल 49 की तरफ ले जाता है। हाँ, हमारे स्रोत बताते हैं कि यह देश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को सहेजने की जिम्मेदारी तय करता है। इसका मतलब है कि ऐसे स्मारक, स्थान या वस्तुएं जिनका ऐतिहासिक या कलात्मक महत्व है
उन्हें नष्ट होने, नुकसान पहुंचने या देश के बाहर भेजे जाने से बचाना सरकार का कर्तव्य है। ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए इतिहास को सुरक्षित रखने का एक बहुत अच्छा तरीका है। अब अगर हम शासन और व्यवस्था की तकनीकी लेकिन सबसे अहम संरचना पर लौटें तो आर्टिकल 50 सामने आता है। यह आर्टिकल न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने का निर्देश देता है। ये एक ऐसा सिद्धांत है जो किसी भी लोकतंत्र के जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की तरह है। ये एक बहुत ही दिलचस्प बिंदु है, क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि सरकार और अदालतें मिलकर काम करती हैं। हाँ, ये आम सोच है। तो फिर इन दोनों को एक दूसरे से पूरी तरह अलग रखना इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? इस सवाल का जवाब निष्पक्षता में छुपा है। कार्यपालिका का काम है नीतियां लागू करना और प्रशासन चलाना, और न्यायपालिका का काम है ये देखना कि क्या वो प्रशासन न्याय के दायरे में काम कर रहा है। बिल्कुल। अगर जो व्यक्ति नीतियां लागू कर रहा है वही व्यक्ति मुकदमों का फैसला भी करने लगे तो क्या कोई भी फैसला निष्पक्ष हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। न्याय न केवल होना चाहिए बल्कि वो होते हुए दिखना भी चाहिए। अगर कार्यपालिका का न्यायपालिका पर किसी भी तरह का दबाव या प्रभाव होगा तो आम नागरिक कभी भी राज्य के खिलाफ न्याय की उम्मीद नहीं कर सकता। इसीलिए शक्तियों का ये बंटवारा ये सुनिश्चित करता है कि अदालतें बिना किसी डर या पक्षपात के स्वतंत्र रूप से काम कर सके। एकदम सही। ये शक्तियों के संतुलन का बहुत ही खूबसूरत और जरूरी सिद्धांत है। अब इस विस्तृत सूची के आखिरी हिस्से पर आते हैं। आर्टिकल 51। हाँ, ये हमारी घरेलू सीमाओं से बाहर निकलकर पूरी दुनिया के संदर्भ में बात करता है। हमारे नोट्स के अनुसार ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का निर्देश देता है। ये कहता है कि राज्य देशों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखने का प्रयास करेगा, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों का सम्मान करेगा और दो देशों के बीच के किसी भी विवाद को युद्ध या ताकत के बल पर नहीं बल्कि मध्यस्थता और शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने पर जोर देगा। ये आर्टिकल दरअसल एक बहुत ही परिपक्व और शांत देश की वैश्विक दृष्टि को दर्शाता है। ग्लोबल विजन। हाँ, ये बताता है कि एक आदर्श राष्ट्र सिर्फ अपने भीतर ही न्याय और शांति की बात नहीं करता बल्कि वो पूरी दुनिया के लिए भी उसी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की कामना करता है। तो अब जब हमने आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक के इस पूरे सफर को तय कर लिया है तो इन सब का कुल मिलाकर क्या अर्थ निकलता है? हमारे स्रोतों से जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आती है वो ये है कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स या नीति निर्देशक तत्व कोई जादुई छड़ी नहीं है जो रातों रात समाज को बदल देंगे, और न ही ये वो कानून हैं जिन्हें ना मानने पर अगले ही दिन सजा सुना दी जाएगी। इसके बजाय ये एक मजबूत, अडिग और नैतिक कंपास की तरह है जो हर उस सरकार को जो सत्ता में आती है लगातार ये याद दिलाते रहते हैं कि उनके होने का अंतिम उद्देश्य क्या है। एक ऐसा समाज बनाना जो न्यायपूर्ण हो, जहां सबको समान अवसर मिले, जो आर्थिक और सामाजिक रूप से सुरक्षित हो और जिसका पर्यावरण और व्यवस्था दोनों स्वस्थ हों। बिल्कुल। ये टू डू लिस्ट एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और यहाँ हमारे स्रोतों के विश्लेषण के आधार पर एक विचार सामने आता है जिस पर गहराई से सोचा जाना चाहिए। वो क्या? चूंकि ये स्पष्ट है कि ये नियम किसी अदालत द्वारा जबरन लागू नहीं किए जा सकते, तो ये सवाल बहुत ही स्वाभाविक और दिलचस्प हो जाता है कि दशकों की इस लंबी यात्रा में एक समाज के तौर पर हम इन दिशा निर्देशों को कागजों से निकालकर हकीकत में बदलने में कितने सफल रहे हैं। ये सोचने वाली बात है। क्या एक आदर्श राष्ट्र के निर्माण के लिए सिर्फ संविधान का रास्ता दिखाना और सरकार का नीतियां बनाना ही काफी है, या फिर एक सच्चे वेलफेयर स्टेट का सपना तब तक अधूरा है जब तक समाज का हर एक नागरिक अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इस यात्रा में बराबर का भागीदार नहीं बनता? यही वो खुला सवाल है जो स्रोतों से परे जाकर हमें अपने ही आसपास की दुनिया का मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित करता है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली और विचारोत्तेजक सवाल है जो लंबे समय तक सोचने पर मजबूर करेगा। इसी विचार के साथ हम आज के इस विस्तृत और गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। ये बहुत ही शानदार चर्चा रही। संविधान के इन बुनियादी पन्नों और उनमें छिपे समाज निर्माण के दर्शन पर की गई ये चर्चा निश्चित रूप से नई अंतर्दृष्टि देने वाली रही होगी। हमारे साथ इस वैचारिक यात्रा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, धन्यवाद। आगे भी इसी तरह ज्ञान और नए दृष्टिकोणों की खोज जारी रहेगी।